हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ जाएँ। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। आज का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ICICI, RBI, IRDAI। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे IRDAI, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस ए रेगुलेटरी, इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी रेगुलेटरी ATRY एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट DEVELOP डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, HORTY, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AUTHORTY, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सिफारिश, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा मल्होत्रा समिति मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है 1999 में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है, ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ्स एंड ट्रेड, ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ्स एंड ट्रेड। बी है ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। क्या हो जाएंगे इसमें से, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ऑप्शन सी हो जाएंगे। गेट का स्थापना 1948 में होता है और इसका नाम चेंज करके, नाम बदल करके 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया जाता है, नाम बदल करके WTO हो जाता है। WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड TRAD ट्रेड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ORGA नहीं, ZATION ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल प्राप्ति और कुल देय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे, सरकार के कुल प्राप्ति और कुल देय के बीच अंतर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 4, 3, 5। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे 3, ऑप्शन बी। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, जिसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति ग्रामों में केंद्र प्रायोजित योजना ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना 24 नवंबर 2004 किसके द्वारा चलाई गई थी? जनजाति ग्रामों में केंद्र प्रायोजित योजना ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना 24 नवंबर 2004 किसके द्वारा चलाई गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में मंत्रालय द्वारा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? 2018, 2007, 2010। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? ऑप्शन बी हो जाएंगे 2007। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति की मंजूरी प्रदान की थी 2007 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1976 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1976 में, 1976 में होती है। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना है ये, और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में, 1929 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, यहाँ लिख देते हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929। और राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1976 में होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम कृषि नीति 2000 में प्रस्तुत की गई थी। प्रथम कृषि नीति 2000 में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED को किस नाम से जाना जाता है? NS शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है इसको। यह जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED का आयोजन 1992 में किया गया था। इसी शिखर स्तरीय में अन्य बातों के साथ एजेंडा 21 को अंगीकृत किया गया था। ब्रिक्स में कौन कौन आ जाते हैं? ब्रिक्स की स्थापना ये 2009 में हुई थी। ब्रिक्स में ब्राजील, बी से ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका का संगठन किया गया था और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में 2009 को हुआ था ये। और G20 विश्व के 20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर के सम्मेलन समूह को कहते हैं। इसमें सभी 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसे G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। 23 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसार करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसार करती है? निर्धारण लगातार दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, अनुसरण होगा यहाँ पर, दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है। अधिक लागत दृष्टिकोण, अधिक निवेश दृष्टिकोण, भूमि अधिक के दृष्टिकोण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे अधिक लागत दृष्टिकोण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? 1948, 1944, 1945। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे 1944, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है कृषि का पिछड़ापन, परिवहन साधनों की कमी, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय
अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? सेवा, आय, कीमत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वस्तु मुद्रा, व्यापार संतुलन, वस्तु विनिमय। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, वस्तु विनिमय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के समय लगाया जाता है। एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के समय लगाया जाता है। प्रतिभूति लेन देन कर, शेयर और प्रतिभूति कर, स्टैम्प और प्रतिभूति कर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रतिभूति लेन देन कर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना ले लिया है, जिसे लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे में लागू किया गया है 1988, 1984, 1986। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? जापान, फिलीपींस, उत्तरी कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। और इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब इसके पास 68 सदस्य हैं। जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के समय कितने सदस्य थे इसमें? इसमें थे 31 सदस्य थे। और वर्तमान में कितने हैं? 68 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक वृद्धि है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक वृद्धि है में निरंतर वैट, जीडीपी, एसटीसी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक वृद्धि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, जीडीपी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, सम लागत, उत्पादन प्रकार है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों में मिलती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? पश्चिम बंगाल 1, 2, 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 3। कौन कौन से देश हैं पश्चिम बंगाल से लगने वाले? पश्चिम बंगाल से 3 देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल राज्य भारत के 5 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल राज्य भारत के 5 राज्यों से उड़ीसा, झारखंड और सिक्किम एवं असम के साथ सीमा बनाती है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एवं असम के साथ सीमा लगाती है। इस प्रकार की पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों एवं भारत के 5 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ एवं सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झारखंड के साथ बनाती है। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और राज्य सबसे लंबी अंतर्राज्यीय राज्य के साथ है, झारखंड के साथ लगाती है। सबसे लंबी सीमा झारखंड के साथ और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ है। सबसे छोटा सीमा किसके साथ है? नेपाल के साथ लगती है। एवं सबसे छोटा राज्य सीमा सिक्किम से। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के उत्पादन को निम्न में क्या कहा जाता है? फलों के उत्पादन को निम्न में क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पोमीकल्चर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, फलों के उत्पादन को पोमीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन की सेटीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? पोमीकल्चर। अब फूलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। फूलों के उत्पादन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं
फलों के पोमीकल्चर और सेरीकल्चर को क्या कहते हैं? रेशम कीट उत्पादन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर। मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। सब्जियों के उत्पादन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोवामुडी किस राज्य में है? भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोवामुंडी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे झारखंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, धनबाद, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, नागपुर, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो सभी लोग क्लास को लाइक अवश्य कर दें। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? भील, गोंड, मीडा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे भील, ऑप्शन ए हो जाएंगे भील की। ये 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है और ये इसका प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 38% भाग भील जनजाति है। 38% जो है, 38% भील जनजाति, भील जनजाति है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। गोंड जो है दूसरी जनजाति, दूसरे नंबर पर है। दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली है गोंड। दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या गोंड, ये दूसरे नंबर पर है। दूसरी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जनसंख्या। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% अनुसूचित जनजाति आबादी है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे तमिलनाडु। आप कामराजार बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य के किस ओर है? धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य के किस ओर है? उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे
दक्षिण पूरब। ऑप्शन सी, धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य के उत्तर पूरब में स्थित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियुक्त किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? भारत में नियुक्त किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो दी पुनहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन ए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में नियुक्त प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल कितना रहा है? 1505 से 1509 ईस्वी तक। 1505 से 1509 ईस्वी तक, 1509 ईस्वी तक ये गवर्नर के रूप में कार्यकाल निभाए थे। भारत में गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल ये 1509 से 1509 तक, 1505 से 1509 तक के गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने किसको हराया था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये वांडीवास की ब्रिटिश फ्रेंच को हराया था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 में। 1760 में इसका युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग है। वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के दौरान 22 जनवरी 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांस शक्तियों के बीच एक लड़ाई तमिलनाडु के वांडीवास में हुई थी। इसे वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे 4 बजे शाम को सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट में। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। ओके, बाय बाय।